नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, एक बार फिर से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद गहराता जा रहा है और एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि गलवान 2 होने जा रहा है। पहले गलवान हुआ था लद्दाख क्षेत्र में और अब ये अरुणाचल क्षेत्र में होता हुआ दिख रहा है। और एक बार फिर से हमें ये भी दिख रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार छिपाने में लगी हुई है चीज़ों को, बजाय इसके कि खुलकर बात करे। वो उन्हें छिपाने, पर्दे के पीछे रखने का काम कर रही है। और जिस तरह से गलवान के समय उसने असलियत से मुंह मोड़ लिया था या प्रधानमंत्री ने खुद देश से झूठ बोला था, कमोबेश वही स्थितियां फिर से दोहराती हुई नजर आ रही हैं। हम सब जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के टैक्सिंग क्षेत्र में 27 ऐसी जगहें हैं जिनको भारत ने अभी अगस्त में ही अपने नक्शे में उनके नामों से चिन्हित किया था और उसके बाद से तकरार शुरू हो गई। तकरार शुरू क्यों हुई, इसकी भी एक पृष्ठभूमि है, उस पर भी हम जाएंगे। लेकिन असल बात जो है वो वहीं से शुरू होती है कि हमारी सरकार का रवैया क्या है। वो चीन के साथ सीमा विवाद को किस तरह से डील कर रही है, किस तरह से चीनी घुसपैठ के सामने खड़े हो जाने के बजाय नतमस्तक हो रही है। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं कि ये टैक्सिंग का जो मुद्दा है वो है क्या, टैक्सिंग में हो क्या रहा है जिसकी वजह से अचानक ये विवाद उठ खड़ा हुआ है। 2026 की शुरुआत, अगस्त 2026 की शुरुआत में रिपोर्ट्स आई कि जुलाई में टैक्सिंग क्षेत्र में भारतीय और चीनी गश्ती दल, पेट्रोलिंग पार्टीज आमने सामने आ गए हैं और एलएसी से लगभग 2.5 किलोमीटर अंदर ये स्थिति हो रही है। भारत के तरफ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके अंदर 2.5 किलोमीटर पेट्रोलिंग के समय भारत और चीन के जो गश्ती दल हैं वो आमने सामने आ गए। टकराव हुआ, चीनी दल पीछे हट गए, लेकिन अगस्त की शुरुआत में दोबारा आ गए और फिर 2-3 टेस्ट टेंट उन्होंने वहाँ पर लगा दिए। इसके बाद पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल यानी पीपीए की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम मैदान पर जाकर जायज़ा लेती है। टीम में पूर्व मंत्री काफा बेंगिया समेत 4 सदस्य थे। उन्होंने 10 जुलाई को टैक्सिंग, माजा, गलेमो के स्थानीय लोगों तथा आर्मी जवानों से बात भी की थी। उनके मुताबिक पीएलए भारतीय बलों को कई महत्वपूर्ण गश्ती बिंदुओं पर जाने ही नहीं दे रहा है। यानी जिन पॉइंट्स पर पहले इंडियन फोर्सेस पेट्रोलिंग करती थी वहाँ पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना उसे जाने की इजाज़त नहीं दे रही, जाने ही नहीं दे रही है। ये इस जो फैक्ट फाइंडिंग टीम थी उसका कहना था। और सबसे गंभीर मामला शेरा 5 पॉइंट का है। 2023 में यहाँ टकराव भी हुआ था दोनों सेनाओं के बीच में। भारतीय बल पीछे हट गए और फिर कभी वापस वहाँ नहीं जा पाए। तो एक पॉइंट 2023 में यहीं पर भारतीय सेना ने खो दिया था जहां पर वो पहले पेट्रोलिंग करते थे और अब वो उनके पास नहीं है, वहां पर पीएलए बैठा हुआ। पीएलए ने भारतीय मार्कर सब हटा दिए और तब से उस जगह को अपने कब्जे में रखा हुआ है। तो ये चीनी सेना की रणनीति है कि कैसे धीरे धीरे घुसकर बैठ जाओ और फिर उस पर अपना कब्जा कर लो। अब जो नांगा पहाड़ जो ना और मारा समुदाय के पारंपरिक शिकार और याक पालन का इलाका था, ये नांगा पहाड़ वहाँ की ये जो ट्राइब्स हैं उनके शिकार करने और याक जो वहाँ का एक तरह का आप कह लिए कि भैंसा जैसा जानवर है वह उसके पालन का इलाका था। लेकिन अब वो स्थानीय लोगों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, वो नांगा पहाड़ पर नहीं जा सकते हैं। तो इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कहा कि बहुत अच्छी तरह से सोची समझी और क्रमिक लगातार घुसपैठ कर रहा है चीन।
अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ ये ध्यान रखिएगा, ने कहा कि अतिक्रमण का कोई संकेत नहीं है और सेना इलाके की रक्षा कर रही है। भारतीय सेना ने भी जून में आई ऐसी रिपोर्ट्स को आधारहीन बताया था, लेकिन विपक्षी पार्टी और स्थानीय संगठन बार बार कह रहे हैं कि ज़मीन धीरे धीरे करके हथियाई जा रही है चीन के द्वारा। अब थोड़ा सा इसका गलवान से कनेक्शन देखते हैं। जो मैंने कहा शुरुआत में कि ये गलवान 2 तो नहीं है, गलवान जैसा ही चीन प्रयोग यहाँ भी तो नहीं कर रहा है। आपको पता ही है कि गलवान में चीन ने करीब 2500 किलोमीटर ज़मीन, 2500 वर्ग किलोमीटर ज़मीन हमारी कब्जा करके रख ली है। अभी जो 2020 में हुआ था 15-16 जून को, आपको याद होगा, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी का। तो गलवान घाटी का एक पूरा बैकग्राउंड लेना ज़रूरी है। चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में सड़क और स्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, फिर जो हुआ वो तो इतिहास बन गया। क्योंकि इस तरह के टकराव में ये नियम है दोनों तरफ से कि आप बंदूकें नहीं चलाएंगे। तो हुआ क्या कि जवानों ने वहाँ पर हाथ पैर की लड़ाई लड़ी, पत्थर, लोहे की रॉड, और इस सब में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए। चीन का कहना है कि उसके भी 4 जवानों की मौत हुई है। हुआ क्या था, आप समझ गए कि वो घुसपैठ कर रहे थे, पेट्रोलिंग वाले एरिया में दखल कर रहे थे, भारत को पेट्रोल करने से रोक रहे थे, और इसी में टकराव हुआ, उसमें 20 जवानों की मौत हुई। अब गलवान में भी यही पैटर्न था, पहले छोटी छोटी घुसपैठ, फिर गश्त रोकना, फिर स्थायी परमानेंट स्ट्रक्चर बनाना, और जब भारत ने विरोध किया तो हिंसा किया। अब अरुणाचल में चलिए, वहाँ क्या हो रहा है, टैक्सिंग में भी बिल्कुल इसका रिपीट दिख रहा है। पहले पेट्रोलिंग रोकी, फिर अपने टेंट लगा दिए, फिर स्थानीय लोगों के इलाकों का आना जाना बंद करवा दिया, और मौसम का फ़ायदा उठाना, सर्दियों में जब भारतीय गश्त कम हो जाती है तब आगे बढ़ना। तो कब्ज़ा करने की एक रणनीति है। सर्दियों में चूँकि काफ़ी बर्फ़ जमा हो जाती है, तो वहाँ पर भारतीय सेना की गश्त कम होती है, और उसी समय PLA उस भाग को अपने पूरे नियंत्रण में ले लेता है, कब्जे में ले लेता है। गलवान के बाद दोनों देशों ने कई दौर की बातचीत की, डिसएंगेजमेंट हुआ, बफर जोन बने, लेकिन चीन ने अपनी 1959 क्लेम लाइन पर अडिग रहना जारी रखा। यानी चीन जो दावा कर रहा था, उसके बाद उसने जो कब्जा किया था वो उसने नहीं छोड़ा, और छोड़ेगा भी क्यों? क्योंकि जब भारतीय प्रधानमंत्री ने कह दिया था ना कोई आया है ना कोई घुसा है और हमारी कोई 1 इंच ज़मीन भी कब्जे में नहीं हुई है, तो भारतीय सेना ने जब टॉक्स शुरू हुई चीन के सामने ये बात रखी, तो चीन ने कह दिया आप अपने भारतीय प्रधानमंत्री से पूछ लीजिए, बात कर लीजिए। वो पब्लिकली कह चुके हैं कि हमारे यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, कोई घुसा ही नहीं। तो एक तरह से भारतीय प्रधानमंत्री ने ही सरेंडर कर दिया उस ज़मीन को। तो ये उस पर अब परमानेंटली एक तरह से चीन ने उसको अपने कब्जे में ले लिया है। अरुणाचल में भी चीन पूरे राज्य को जांगनान यानी दक्षिण तिब्बत कहता है। वो बार बार जगहों के नाम बदलता है। भारत जब 27 जगहों के मानक नाम जारी करता है तो चीन उस पर आपत्ति जताता है। दोनों जगह एक ही रणनीति है, सलामी स्लाइसिंग, छोटी छोटी स्लाइस काटकर पूरा जो हिस्सा है वो हड़प कर जाना, एक साथ हमला करके किसी ज़मीन पर कब्जा न करना, थोड़ी थोड़ी करके आगे बढ़ते जाना और उस पर कब्जे करता जाना, ये है। तो ये खतरनाक पैटर्न है। और क्यों है? क्योंकि गलवान ने हमें सिखाया है कि छोटी सी भी घटना बड़े युद्ध में तब्दील हो सकती है। 2020 में लद्दाख में हज़ारों सैनिक आमने सामने खड़े हो गए थे। दोनों देशों ने भारी हथियार तैनात कर दिए थे। आज अरुणाचल में भी स्थिति इसी तरह से संवेदनशील होती जा रही है। टैक्सिंग दुर्गम इलाका है, सड़कें खराब हैं, सर्दियों में पहुंचना बहुत मुश्किल है।
अगर पीएलए धीरे धीरे पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर कब्जा जमा लेता है तो कल को वो ये दावा करेगा कि ये वो उसका इलाका है, बल्कि दावा कर रहा है, बाकायदा उसका दावा पूरे अरुणाचल प्रदेश पर ही है। तो वो तो ये दावा पहले से कर रहा है कि ये उसका हिस्सा है और धीरे धीरे अपने उस दावे को कब्जे के ज़रिए मजबूत करता जा रहा है और उस इलाके को अपने हिस्से में शामिल करता जा रहा है। ठीक यही उसने गलवान में किया था। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने साफ कहा है कि सीमा की स्थिति द्विपक्षीय संबंधों को तय करेगी, यानी अगर बॉर्डर पर गड़बड़ हुई तो दोनों देशों के संबंध खटाई में पड़ेंगे। अगस्त 2026 में जब बैठक हुई थी दोनों के बीच में तो दोनों पक्षों ने शांति बनाए रखने की बात कही थी, लेकिन मैदान में हकीकत अलग दिख रही है। हालांकि चीन की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं देखा जाना चाहिए और ये मामूली बात है जिसको हम बातचीत से हल कर सकते हैं। तो वो प्ले डाउन कर रहा है, चीन प्ले डाउन कर रहा है और भारत उसको उस स्तर पर उठा नहीं रहा है। उसको जिस सख्ती के साथ भारत सरकार को पेश आना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी को दिखना चाहिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कहना चाहिए, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। आपने प्रधानमंत्री मोदी का एक भी बयान नहीं सुना होगा। पहले जब चुनाव प्रचार में वो बोलते थे कि चीन को लाल आंखें दिखानी होगी, वो लाल आंखें ना उन्होंने गलवान के समय दिखाई और ना अब दिखाते दिख रहे हैं। लगातार उनके ज़ुबान से चीन शब्द गायब हो गया है। चीन के बारे में वो बात ही नहीं करते। पता नहीं चीन से इतना डर क्यों है, इतना खौफ वो क्यों खाते हैं। पहले तो चीन के फैन हुआ करते थे, उनके राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को बुला के झूला झुलाया करते थे। शी जिनपिंग को झूला झुलाया उन्होंने गुजरात ले जाकर, और क्या क्या नहीं किया। अब उनकी सिट्टी पिट्टी गुम है, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब देखिए कि अगले महीने ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है सितंबर में भारत में, और ब्रिक्स की मीटिंग में शी जिनपिंग को भी आना है, रूसी राष्ट्रपति भी आएंगे, बहुत सारे बड़े नेता, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और भी मुल्कों के नेता आएंगे। तो क्या ये ब्रिक्स के पहले चीन की तरफ से कोई दबाव बनाने की कोशिश है, या हो सकता है कि इस तरह की स्थितियां पैदा कर दें कि भाई शी जिनपिंग आने से ही मना कर दें। और चूंकि ब्रिक्स के मामले में भारत का रवैया बहुत ही नकारात्मक रहा है, अमेरिका कह चुका है कि ब्रिक्स में भारत हमारा एक तरह से एजेंट है, पैरोकार है। तो क्या चीन इसको इस तरह से देख रहा है कि ब्रिक्स को कमज़ोर करने वाले मुल्क के में जब ये आयोजन होगा तो वो जाएगा ही नहीं, या कोई निचले स्तर का अधिकारी या मंत्री भेज दिया जाएगा? क्या ऐसा कुछ होने वाला है? इसकी ये पूर्व भूमिका हो सकती है कि चीन ये संदेश भी देना चाहता होगा कि अभी भी वो LAC पर हावी है। भारत को क्या करना चाहिए और हम इससे क्या समझें? सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आधिकारिक बयान और जो फील्ड रिपोर्ट्स होती हैं उसमें फ़र्क है। सेना कहती है सब नियंत्रण में है, स्थानीय लोग और विपक्ष कह रहे हैं कि ज़मीन जा रही है। इस फ़र्क को दूर करना पड़ेगा, एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनानी पड़ेगी, लोगों को ये शेयर करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वहाँ क्या हो रहा है, और चीन के साथ थोड़ा सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। बॉर्डर पर जो टॉक्स हो रही हैं और जो विवाद के बिंदु हैं उन पर बातचीत को थोड़ा तेज गति से निपटाना होगा। दूसरा, ऐसे इलाकों में जहां हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है, टैक्सिंग तक सड़कें, हेलीपैड, स्थायी पोस्ट, सर्दियों में भी गश्त जारी रखने की क्षमता, ये सब वहां पर हमें खड़ी करनी होगी। गलवान के बाद भारत ने लद्दाख में बहुत काम किया, अरुणाचल में भी उसी तरह से काम करना पड़ेगा।
और तीसरा है कूटनीति के साथ मजबूत सैन्य रुख। बातचीत जरूरी है लेकिन कमज़ोरी नहीं दिखाना है, जो कि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री लगातार दिखाते रहे हैं। तो गलवान 2 ना होने पाए, ये एक अलार्म बज चुका है। मोदी जी गलवान 1 में पूरी तरह से फेल रहे, नाकाम रहे, मजाक के पात्र भी बने और उस पूरी घटना ने उनकी कायरता को और भी शिद्दत से स्टेब्लिश कर दिया। अब अगर अरुणाचल में गलवान 2 होता है, वैसे भी मोदी जी अब वो छवि वाले तो रहे नहीं। जो उन्होंने पहले 5 साल में अपनी बनाई थी वो तो चूर चूर हो गई है। लेकिन अगर ये फिर से होता है तो जो बढ़ चढ़कर दावे किए जाते थे, घर में घुस के मारने की बात और सर्जिकल स्ट्राइक, फर्जिकल स्ट्राइक वगैरह वगैरह, वो सब हवाई हो जाएगा। पूरा जो उन्होंने अपना ऑरा इस मामले में बना रखा, जो कि अब बचा नहीं है, वो इससे और भी तबाह हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।